4 अमीर देवरानियों ने गरीब बहू का मनाया जन्मदिन। राधा अपने नए ख्वाबों को लेकर अमन से शादी करके ससुराल में बहुत सपने लिए गृह प्रवेश करती है। गरीब होने के बावजूद भी बड़े प्यार से ससुराल वाले उसका आदर सत्कार करते हैं। देखो तो मेरी बहू कितनी चांद का टुकड़ा है, अब तो सारा घर यही संभालेगी। सावित्री तेरी छुट्टी हो गई, तुझे घर का एक काम करने की जरूरत नहीं। तेरी बहू है ना, तुझे अपने हाथों से गरम गरम चाय बनाकर पिलाएगी, स्वेटर बनाकर पहनाएगी। अरे अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। लेकिन बुरा मत मानियो सावित्री, तेरी बहू तो दहेज में कुछ लाई नहीं, क्या ये इतने गरीब घर से आई है? अरे सरिता बहू, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है ना, तो मुझे गरीब और पैसे से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अब तो ये मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं ऐसे विचारों को नहीं मानती। सही है भाभी जी, चलिए शादी हो गई, हम सभी अपने घर चलते हैं। ठीक है नारायण भाई साहब। हाँ, ध्यान से जाना और फोन कर देना। माँ जी की ये बात सुनकर ऐसा लग रहा है सभी ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। गरीबी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो उन्होंने रिश्तेदारी में आंटी का मुंह बंद कर दिया। कभी सोचा नहीं था इतने बड़े ससुराल में मैं घर की बड़ी बहू बनकर आऊंगी। और प्यारे प्यारे 4 देवर हैं, सास ससुर हैं, ननद है। कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। हो सकता है ये मुझे कहीं हनीमून पर ले जाएं, बर्थडे सरप्राइज दें या कोई महंगी सी चीज दें। अरे भाभी, किन ख्यालों में खो गई हो? भैया कब से अंदर चले गए, आप भी आ जाओ। हाँ। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। राधा भी चली जाती है, पति से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो सो जाता है। अगली सुबह खूब बन ठन कर राधा शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, पूरी, कचौड़ी, चावल, गाजर का हलवा इत्यादि तैयार करती है, जिसकी खुशबू पूरे घर क्या मोहल्ले में फैल गई थी। खाना तो रेडी हो चुका है, मैं बिना खुशी के मारे ठंडे पानी से ही नहा कर आ गई और अब इतनी ठंड लग रही है कि क्या बताऊं। शुक्र है सारा खाना बन गया, टेबल पर लगा देती हूँ। राधा एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे खाकर ससुराल वाले अरे ये क्या कर दिया चाप में, इतनी बड़ी बड़ी लौंग कौन डालता है, और दालचीनी का स्वाद भी आ रहा है। अरे बहू पूछ लेती है सब खाना बनाने से पहले, आगे से ऐसा मत करना। सॉरी पापा जी, मुझे पता नहीं था कि आप ये नहीं खाते। कोई बात नहीं, मैं और भी सब्जी बनाई हूँ, आप ये खा लीजिए, कढ़ाई पनीर इसमें नहीं है। ओहो, ये भी अच्छी नहीं लग रही है। कैसा खाना बनाया है भाई? बहुत सोबर खाना है भाभी। वही तो, क्यों तुझे खाना बनाना नहीं आता? बस एक गाजर का हलवा ही ठीक लग रहा है। क्या बात कर रहे हो मम्मी पापा, अच्छा तो खाना बनाया है, बस ये पापा को लौंग दालचीनी नहीं अच्छी लग रही है। हाँ, बाकी तो ओवरऑल सारा खाना भाभी ने बहुत बढ़िया बनाया है। चुप करो तुम दोनों, तुम्हें खाने के बारे में कुछ पता है? मुझसे ज्यादा पता है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता देना कि कैसे खाना बनता है, मैं अब से वैसे ही मसाला डालकर खाना बनाया करूंगी। ठीक है, जा गर्म पूड़ी लेकर आ। और गाजर का हलवा भी गरम कर लो, ठंडा हो गया है। अब राधा गरम पूड़ी और गाजर का हलवा दे जाती है। जैसे वो सबके खाना खाने के बाद खुद खाने बैठती है, तब सावित्री, अरे राम रे, अरे मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ओ कुलक्षणी गरीब नवाज, कब से आवाज दे रही हूँ, आती क्यों नहीं है? आ गई माँ जी। क्या हुआ कि बच्ची दिखाई नहीं देता? मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ठंड से वैसे ही परेशान हूँ। सरसों के तेल की गरम मालिश कर मेरे पैरों में। जी माँ जी, अभी करती हूँ। तब राधा एक आवाज पर सरसों का तेल गरम करके अपने सास के पैरों की मालिश करती है। ज्यादा दर्द हो जाने पर उसके हाथ पर सास मार देती है। माँ जी मुझे लग गई तो अब क्या मैं तेरी मालिश करूं? आराम से कर, वरना कान के नीचे रख दूंगी। जी माँ जी। सावित्री के इस बिहेवियर से राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सहन जाती है और सह भी जाती है। चारों देवर और पति का टिफिन पैक करने के बाद सावित्री 10 काम बताती है, जिसके बाद उसे अपना खाना खाने का मौका नहीं मिलता। और दोपहर में सबको खाना खिलाने के बाद तब राधा खाना खा पाती है। रात को राधा फूल देकर अमन से बात करने की कोशिश करती है, तब अमन उस फूल को फेंक देता है। अरे क्या है, तो मैं ऑफिस से थका आ रहा काम करके आ रहा हूँ, मेरे साथ ये सब चीज मत करो। आई डोंट लाइक दिस। चुपचाप सोने दो, सुबह जल्दी भी उठना है। और हाँ, खाने में कटहल की सब्जी, पराठे और बथुए का रायता बना लेना। जी ये सब तो मैं कर दूंगी। मैं जानती हूँ आप बहुत थक गए हैं, लेकिन हमने कल से बात कहाँ की है? जब तक बात नहीं करेंगे एक दूसरे को जानेंगे कैसे? मैं ना आपका पैर दबाते दबाते बात कर लेती हूँ, ये तो ठीक रहेगा? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोचा था एक अच्छे घर की अमीर लड़की मेरी बीवी बनेगी, उसके साथ चलने में मुझे स्टैंडर्ड फील होगा, लेकिन तुम तो बेकार निकली, गरीब कहीं की। प्लीज मेरे साथ नॉर्मल रहो। क्या मतलब अमन जी, आप इस शादी से खुश नहीं है या मैं गरीब हूँ इसलिए? हाँ, दोनों लाइट बंद कर दो और मुझे सोने दो। यहाँ राधा का दिल टूट जाता है। अगली सुबह जल्दी उठकर वो पति का पसंदीदा खाना बनाती है। तभी अमन ज्यादा खुश नहीं होता और सावित्री पल्लवी सर्दी में उसे परेशान करके काम करवाते हैं। भाभी, कल मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, मेरा स्वेटर गंदा हो रखा है, इसे अभी धोकर सुखाओ ठीक तरीके से। लेकिन इतनी सर्दी में ये धोकर कैसे सूख जाएगा कल तक पल्लवी? धूप भी तो नहीं आ रही है, तुम कोई और स्वेटर पहन जाओ, वॉशिंग मशीन भी नहीं है। हाँ, तो अपने मायके से दहेज लेकर आना चाहिए था ना आपको, तभी तो वहां से वॉशिंग मशीन आती।
फिर तुम आराम से कपड़े धो लेती। लेकिन चिंता मत करो, तुम जिस घर में आई हो वो गरीब नहीं, हमारे पास ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है, जल्दी जाकर धो दो। और हाँ, कपड़े हाथ से ही धोना, लेकिन उसे ड्राई मशीन में करना। सुन लिया ना तूने? और इसके बाद मेरे सर में तेल डाल देना और मूंगफली भून कर लाइयो। जी माँ जी। फिर राधा ठंड में कांपते हुए ठंडे पानी से पल्लवी का विंटर कोट धोती है और मशीन में ड्राई कर देती है, जिसके बाद सास के लिए रसोई में मूंगफली भून कर देती है और सावित्री खाते खाते सिर की मालिश करवाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। घर के सभी लोग राधा के गरीब होने की वजह से उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। घर का सारा काम करवाते हैं। बेचारी ठिठुरती बहुत है। वहीं पति कभी कभी अपना काम निकलवाने के लिए उससे प्यार से पेश भी आ जाता था, जिससे राधा के मन में एक उम्मीद सी थी। एक बार सास एक तरफ बेटी का स्वेटर दिलाती है, लेकिन बहू को शॉल तक नहीं दिलाती। शादी के 15 दिन बाद उसका जन्मदिन आता है। भले इतने दिन में ससुराल में जो भी हुआ वो सब एक तरफ, और कल मेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है वो एक तरफ। मुझे पूरा विश्वास है तो जरूर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। और माँ जी पापा जी ने कुछ सोचा होगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। भगवान जी मुझे खूब सारा आशीर्वाद देना। अब सो जाती हूँ। फिर राधा सो जाती है। अगले दिन जल्दी उठकर नई साड़ी पहनकर, सुंदर से जेवर पहनकर, पाठ पूजा करके, आंखों में नई चमक उम्मीद के साथ राधा खाना बनाती है। आखिर आज उसका जन्मदिन जो था, लेकिन तभी राधा कितनी धीमी है तू, अभी तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लेकर आई और आज इतना बन ठन कर लाल परी बनकर कहाँ जाने को बैठी है? बस माँ जी ला ही रही थी मैं आपके लिए ब्रेड पकौड़े, धनिया की चटनी और भी बहुत कुछ बनाया है। आशीर्वाद दीजिए माँ कि आज मेरा जन्मदिन है। ओहो, तभी इतना महारानी बनकर घूम रही है, लेकिन तू इस घर में नौकरानी ही रहेगी, समझी? अब जाकर नाश्ता लगा दे। राधा को सावित्री की बातों का एक बार फिर बुरा लगता है। वो जैसे ही रसोई में जाती है कि नंद देखकर, अरे भाभी आज तो बड़ी सज धज रही हो, कोई खास दिन है क्या? अच्छा तुम जैसे लोगों के भी जन्मदिन होते हैं क्या? जाओ जाओ रसोई में जाओ और ठंड में गरम गरम पकौड़े बनाकर खिलाओ, यही आपका जन्मदिन है। राधा के गले में शब्द अटक गई। अपनी आंखों को छुपाए सबको खाना परोसती है और चटनी लेने के बहाने फिर रसोई में आती है। मैंने सोचा था आज के दिन तो माँ जी मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएंगे और ना ही पल्लवी, लेकिन मैं गलत थी। जानने के बावजूद भी उन्होंने मुझे विश नहीं किया। पर क्या पता ये सब नाटक कर रहे हो, शाम तक शायद कुछ हो जाए। अगर माँ जी कोई तोहफा नहीं लाई तो ये तो लाए ही होंगे। राधा ससुर को खाना परोसते हुए पैर छूती है। ठीक है, जीती रहो, खुश रहो। अरे वाह भाभी, क्या बात है, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। कोई खास बात? हाँ, आज भाभी का ससुराल में पहला जन्मदिन है, जोर शोर से मनाना चाहिए। बर्थडे नहीं मनाया जाएगा इस गरीब का इस घर में। ये क्या रकम लेकर आई है अपने घर से? इतनी बड़ी हवेली को सजाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए पैसे लगते हैं। ये नहीं कि इसकी माँ की तरह गरीब लोगों की तरह दावत करा दी। माँ ऐसे मत बोलो। अगर भाई माँ ऐसे नहीं बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? अरे बड़ी सी पार्टी नहीं करते, छोटी सी पार्टी तो कर ही सकते हैं। आखिर भाभी का पहला जन्मदिन ससुराल में है। जब मैंने बोल दिया कि कोई पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी, ना छोटी बड़ी ना मोटी पतली। हाँ, ये गरीब भाभी इसी के लायक है। मेरा खाना हो गया, जल्दी से खाना पैक कर दो, मैं कमरे से फाइल लेकर आता हूँ। राधा को पल पल सारे शब्द चुभ रहे थे। टिफिन पैक करने के बाद वो कमरे में जाती है, लेकिन अमन एक नजर तक उसको नहीं देखता और बिना बर्थडे विश किए अपना टिफिन लेकर चला जाता है और राधा फूट फूट कर रोती है। हाँ, मैं इतनी बुरी हूँ भगवान जी। सुबह सुबह मेरे ससुराल में मेरे देवर को छोड़कर किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। मेरे खुद के पति भी जल्दबाजी में यूं ही चले गए। उदास मन से राधा घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, ससुर के लिए स्वेटर बुनना लगती है। इतने में शाम हो जाती है। अमन के जल्दी घर आते ही एक बार फिर राधा को उम्मीद होती है। उसके सामने खड़ी हो जाती है और अमन, ऐसे पुतले की तरह मेरे सामने क्या खड़ी हो गई हो? हाँ, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए कोई तोहफा नहीं लेके आया हूँ, मैं भूल गया था। जाकर गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आओ, बहुत सर्दी लग रही है। और हाँ मम्मी पापा, मैं मिठाई लेकर आया हूँ, मिठाई खा लो। राधा तुम भी खा लो। लगता है गिफ्ट नहीं लाए तो मिठाई खिलाकर ही विश करेंगे। जी खाती हूँ। बेटा किस खुशी में तो मिठाई लेके खिला रहा है बहू के जन्मदिन पर? अरे नहीं, वो मुझे नया प्रोजेक्ट मिला है और टेंडर भी पास हो गया इसी खुशी में। बड़ी आई थी भैया के हाथ से अपने जन्मदिन की खुशी में मिठाई खाने वाली। बस ये सब देखने के बाद उस रात वो अपने कमरे में चुपचाप रोती रही और सिर्फ रोती रही और 2 घंटे में सोकर फिर उठ जाती है। सब कुछ भूलकर नौकरानी की तरह अपने ससुराल में काम करती रहती है। सिर्फ देवर ही थे जो कभी कभार उसे खुश कर दिया करते थे या उसकी परवाह करते थे, वरना घर में सब ऐसे ही थे। 2 साल बीतने के बाद जल्द ही चारों देवर का रिश्ता अमीर घर की लड़कियों से जुड़ जाता है। घर में शादी की चहल पहल होने लगती है, लेकिन ससुराल वाले जेठानी को कामों में उलझा कर रखते हैं। वो इस वक्त ढेर सारी मिठाई बना रही थी। अरे ओ कमबख्त, अभी तक तुझे 5 मिठाई तैयार नहीं हुई और बाहर मेहमानों के लिए चाय पकौड़े कौन भेजेगा? बस माँ जी ला रही हूँ, ठंड हो रही है ना, लड्डू बन नहीं पा रहे, जल्दी जब रहा है और चाय भी बन गई है, बस पकौड़े सेक कर ला रही हूँ। आप मेरी थोड़ी सी मदद के लिए पल्लवी को भेज दीजिए। ओ भाभी, मेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई, मेरी फ्रेंड जा रखी है, मुझे उनके साथ फोटो खिंचवानी है, अपना काम खुद करो। राधा को सुनाकर सावित्री और पल्लवी चली जाती हैं। वो ठंड में ठिठुर कर राधा एक तरफ लड्डू बनाती है, दूसरी तरफ पकौड़े और फिर मेहमानों को परोसती है। शादी में भी उसे नजरअंदाज किया जाता है।
2 दिन बाद चारों देवरानियां शादी करके घर में आती हैं। सास अमीर होने की वजह से बहुत ग्रैंड स्वागत करती है। धुआं निकलता है, गुलाब के फूलों की बारिश होती है। चारों बहू को सोफे पर बिठाकर पास में हीटर चला दिया जाता है। तू नजर ना लगे मेरी चारों बहू को। बहू तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? हीटर और तेज करूं, गरम शॉल या कंबल ले आऊं? नहीं माँ जी, हीटर जलने से ठीक नहीं लग रहा है। हाँ माँ जी, आप चारों में से कोई भी अपनी इकलौती नंद के लिए कुछ नहीं लाया क्या भाभी? लाई हूँ मैं। ये देखो डायमंड ब्रेसलेट। वाओ भाभी, थैंक यू सो मच। हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, लेकिन कल देंगे। हाँ कोई बात नहीं भाभी, चलेगा। आप चारों कम से कम मेरे लिए कुछ लाई तो हो। एक बड़ी भाभी है, कुछ भी नहीं लेकर आई मेरे लिए। क्यों? उन्होंने क्यों नहीं दिया? अरे बहू, तू भी किसकी बात करी? इतनी गरीब है वो, कहाँ से कुछ देगी मेरी बेटी को? 1 रुपए खर्च नहीं किया शादी में उसने। माँ जी, मैं कॉफी बनाकर ले आई हूँ। देवरानी जी पी लीजिए। थैंक यू दीदी, आप कॉफी लेकर आ गई। इतनी ठंड में कॉफी पीने का ही मन कर रहा था। ठंड लग रही है, लेकिन गरम गरम कॉफी पीकर भी मजा आ रहा है। माँ सारी रात अपनी बहू की तरह हमें भी यहीं बिठाओगी क्या? हाँ तो ऐसा करो, तुम सब जाओ, मैं भी आराम करता हूँ। इन सास बहू को जब सोना होगा सो जाएंगे। सब सोने चले जाते हैं, लेकिन सावित्री देर रात तक बहू से शादी का सामान निपटने को कहती है। तब बेचारी 2 बजे ठंड में काम कर सोती है। अगले दिन चारों अमीर देवरानी की पहली रसोई की रस्म होती है, लेकिन सावित्री वहां पर भी गरीब बहू को नीचे दिखाने के लिए चारों बहू से कुछ नहीं बनवाती और उसकी जगह राधा से ही सारा खाना बनवाकर टेबल पर लगा देती है। वाह बहू, तुम्हारे हाथ की पहली रसोई का खाना खाकर मजा आ गया। हाँ ये तो है। ये वही खाना जो मैंने अपनी पहली रसोई पर बनाया था, तभी किसी को पसंद नहीं आया और आज अमीर बहू के नाम पर मेरे हाथ का ही खाना पसंद आ गया। पापा जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये खाना हमने नहीं, जेठानी जी ने बनाया है। अच्छा, रोज राधा के बने हुए खाने में नुक्स निकालता हूँ, लेकिन आज दिखावे के चक्कर में छोड़ो। मैं तो खाते ही पहचान गया था राधा भाभी के हाथ का खाना है। हाँ, वो हमने थोड़ा सा कटिंग विटिंग की थी, बाकी खाना जेठानी जी ने ही प्रिपेयर किया है। दिन गुजरते हैं, कड़कड़ाती ठंड और बढ़ने लग जाती है। घर में सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं, हीटर चल रहा होता है, मूंगफली फूले खा रहे होते हैं, लेकिन कोई गरीब बहू को नहीं पूछता। तब चारों देवरानी, अरे जेठानी जी, आप क्या रसोई में काम कर रही हो, वो भी इतनी ठंड में? देखो पूरा परिवार बाहर बैठा है, चलो अभी हमारे साथ मूंगफली खाओ, हाथ सेक लो। ठीक है, किसी ने तो मुझे इतनी देर से कभी नहीं बुलाया, लेकिन मेरी देवरानियों को देखो, मेरी फिक्र करती हैं। ऐसे ही जब सावित्री मोहल्ले में से चारों अमीर बहू को शकरकंदी की चाट दिला रही थी, तब कियारा, आहा, वो एकदम चटपटा हो गया। ये खाकर इतनी नींबू डाल रखी है ना, सर्दियों में खाने का ये अलग ही मजा है। अरे हम चारों पल्लवी और माँ जी यहाँ पर शकरकंदी की छत पर मजे ले रहे हैं और बड़ी जेठानी जी नहीं है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अरे बहू रहने दे, उस गरीब के लिए थकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, उन्हें हमारे मूवमेंट में शामिल मत कीजिए। क्यों माँ जी, वो भी तो इस घर का हिस्सा है ना। इतने में कियारा दूर खड़ी जेठानी की आंखों में आंसू देख लेती है। राधा रसोई में जाती है, कियारा उसे लेकर आती है, लेकिन इतने में शकरकंदी वाला चला जाता है। ओहो जेठानी जी, शकरकंदी वाला तो चला गया, पर कोई बात नहीं, हम चारों आपको अपनी प्लेट से खिलाएंगे। तब चारों अमीर देवरानी अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार करके अपनी प्लेट से उसे शकरकंदी खिलाती हैं, जिसे खाकर राधा भावुक हो जाती है। क्या हुआ दीदी, हमसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं, तुम्हारा प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। इतना प्यार ससुराल में कभी किसी ने नहीं किया ना। कोई बात नहीं जेठानी जी, हम तो है ही। देख रही है पल्लवी, ये चारों देवरानी गरीब बहू से कितना चिपक रही हैं। चिपकने तो माँ, आप आग में घी डालने का काम करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस तरह माँ बेटी चारों अमीर देवरानी और जेठानी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। चारों अमीर देवरानियां हमेशा अपनी जेठानी को घर में मेहनत करता हुआ और अपमान सहता हुआ पाती हैं। तब धीरे धीरे आरुषि किचन में मदद करनी शुरू कर देती है। कियारा बातचीत करके जेठानी को खुश रखती है। सुरभि राधा से घर की जिम्मेदारियां समझती है और इंदु दोस्ती करके छोटी बहन की तरह समय पर खाना खिलाती है। घर का बदलते माहौल देखकर सास नंद को अच्छा नहीं लगता। एक दिन सावित्री चारों बहू को शॉपिंग पर ले जाकर उन्हें बढ़िया बढ़िया शॉल दिलाती है, लेकिन गरीब बहू को कुछ नहीं। तब चारों देवरानी स्पेशली गरीब बहू को मॉल में ले जाकर महंगी महंगी शॉपिंग करवाती हैं। अरे मैंने तुम चारों को बोला ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कपड़े हैं, ये देखो मैं पहन कर आई हूँ। रहने दो दीदी, कितना झूठ बोलोगी, बाहर जाकर बच्चों की तरह दांत किटकिटा रही हो, पैरों में जुराब नहीं है, स्वेटर भी फट रहा है। आज हम आपको सब कुछ दिलाएंगे। माँ जी को तो आपकी फिक्र नहीं है ना, क्यों चिढ़ती रहती हैं वो आपसे, सिर्फ इसलिए कि आप गरीब हो। लेकिन हम चारों ऐसा कुछ नहीं समझते, आप हमारी बड़ी बहन जैसी हैं और हम छोटे हैं, इसीलिए आपको हमारी बात सुननी ही होगी राधा दीदी। अच्छा बाबा ठीक है, दिला दो। राधा दीदी ये देखो, ये शॉल देखो, आप पर बहुत सुंदर लगेगी, अच्छी है ना? हाँ ये तो बहुत सुंदर है। चारों अमीर देवरानी जब गरीब बहू को शॉपिंग करवाकर घर आती हैं, तब सास, बहुओं तुम चारों को कोई और आदर्श नहीं मिला, ये राधा ही मिली सीखने को। माँ जी, आदर्श तो वही होता है जो बिना बदले सबको अच्छा रखे, राधा भाभी जैसी।
अच्छा, अब मेरी गरीब भाभी महारानी बनेंगी। आप चारों भाभी इतनी मेहनत मत कीजिए। अरे पल्लवी, महारानी तो वो शादी वाले दिन ही बन गई थी, बस ताज पहनाने में आप सब लेट हो गए। सब स्तब्ध रह जाते हैं। राधा ने दिखाया कि अब कोई है घर में उसके लिए आवाज उठाने वाला। देर रात को ठंडा पानी में बर्तन धोने वाली राधा सुबह आराम से लेट उठती है, क्योंकि उसकी चारों देवरानियां रसोई के काम में उसकी मदद करवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं, बर्तन साफ करवाती हैं। सुबह की चाय बनती है। काम बंटने से राधा को आराम मिलता है। ससुराल वाले भी अब उसे कुछ कहने से पहले 4 बार सोचते थे। राधा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना भी प्यार मिल सकता है। ज्यादा सर्दी से क्यारा सुरभि को सर्दी जुकाम हो जाता है तो राधा उनके हाथ पैरों की मालिश करती है। अब तुम दोनों को बेहतर तो लग रहा है ना? इसके बाद गर्म दूध पी लेना, ये 2 ड्राई फ्रूट्स खा लेना दोनों, और विक्स लगा लेना, कल तक पक्का ठीक हो जाओगी। दीदी, आपके जितना ख्याल तो मम्मी ने भी नहीं रखा जितना आप कर रही हैं हमारे लिए। अरे मैंने तो बस अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखा है। राधा के जाने के बाद सुरभि का पति राकेश आता है। अरे सुरभि, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे बिल्कुल जेठानी जी, मेरा और क्यारा का ऐसे ख्याल रख रही है जैसे मम्मी ने अपने बच्चों का रखती हैं। 2 दिन से तो काफी बेहतर तबीयत है मेरी। काश हम भी उनके लिए कुछ ऐसा कर पाते, जैसे बर्थडे पर सरप्राइज देते। अरे हाँ राकेश जी, उनका बर्थडे कब आता है? हम उन्हें सरप्राइज देंगे। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाभी अपसेट होंगी और शायद अपना बर्थडे भी नहीं मनाएंगी। लेकिन क्यों? अरे क्योंकि वो अपने सेकंड बर्थडे पर भी खुश नहीं थी। माँ ने 2 साल से उनका बर्थडे नहीं मनने दिया। उनका बर्थडे 1 हफ्ते बाद ही है। खैर, सो जाओ। तब सुरभि को नींद नहीं आती। वो सुबह अपनी तीनों देवरानी से बात करती है और चारों देवरानी जेठानी से बात करने जाती है। दीदी चिंता मत करो, आपका बर्थडे इस बार हम बनाएंगे और बहुत अच्छा बनेगा। तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? देवर जी ने बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं मनाना। पर क्यों दीदी? क्योंकि पिछली बार की तरह मैं आज भी नहीं रहना चाहती। पिछले साल जैसा भी गया हो, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद है मेरे दिल में कि इस बार मेरा जन्मदिन ससुराल में अच्छा जाएगा। और ये लगा ली लिपस्टिक, मैं तैयार। राधा बड़े प्यार से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, पर तब भी ससुराल वाले बेरुखी से उससे बात करते हैं। माँ इसको देखो, आज फिर मेकअप करके तैयार हो गई। कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या? राधा चुप, आंखें नीचे थी। अरे पल्लवी, इन गरीब घर की लड़कियों को ना छोटी छोटी बातों पर भी उम्मीदें होती हैं। अब तक इसे ये नहीं पता चला कि हमारे मन में है क्या। मैं जानती हूँ माँ कि इस बार भी आप मेरा जन्मदिन घर में नहीं मनाना चाहती। मैं भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जानबूझकर घर में कोई भी राधा को जन्मदिन विश नहीं करता, सिवाय देवर के। इस बार देवर छुपाकर छत पर पेस्ट्री कटवा देते हैं, जिससे राधा को थोड़ी खुशी मिलती है। वो अमन से बात करने की कोशिश करती है, पर अरे 2 साल की बच्ची हो क्या जो अमन जी अमन जी अमन जी करके मेरे पीछे आ रही हो? अरे बच्चे मनाते हैं बर्थडे, और वैसे भी पैदा होकर तुमने कोई तीर नहीं मार दिया। कर तो घर में झाड़ू पोछा ही रही हो ना। पति दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। खुद को कमरे में अंधेरा करके मोमबत्ती जलाकर राधा तुझे ससुराल की खुशी कभी नहीं मिली, यही तेरी असलियत है। किसी ने तुझे विश नहीं किया, लेकिन मैं तुझे करती हूँ। हैप्पी बर्थडे राधा। मोमबत्ती बुझाकर राधा ठंड में जमीन पर सोकर सिसकते हुए रात बिता देती है। भाभी आपने इतना दर्द झेला है? माँ जी की नफरत के पीछे पता नहीं था। लेकिन हमने भी माँ जी को लाइन पर नहीं लाया ना, तो हम भी आपकी देवरानी नहीं। चारों उसके कमरे से चली जाती हैं। आरुषि दीदी, इस वरुण का बर्थडे ऐसे मनाना कि दुनिया याद रखे। और सिर्फ बर्थडे नहीं, भाभी का सम्मान भी वापस दिलाना है। चारों बहू जेठानी के बर्थडे के लिए महंगी साड़ी, सैंडल, गरम शॉल, मेकअप, बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। वहीं इसी बीच गरीब बहू ससुर के बीमार होने पर पैरों की मालिश करती है। सास के लिए गोंद का लड्डू बनाती है। पल्लवी के लिए ड्रेस सी कर देती है। पति की फाइल घर छूट जाती है तो नंगे पांव ऑफिस पहुंचाती है। देवरानियों को ठंड में काम करते देखकर मदद करवाने आ जाती है। 1 हफ्ते बाद राधा का जन्मदिन आ जाता है। चारों अमीर देवरानियां खूब जोर शोर से हवेली को सजा रही होती हैं। तब ससुराल वाले, क्या जरूरत है इतना करने की? जरूरत नहीं है, हक है भाभी का। माँ जी अरे करने दो सावित्री, कब तक रोकोगी? अरे नहीं नहीं, उसका जन्मदिन उसने कभी नहीं मनाया। मत करो ये सब डेकोरेशन। बस जेठ जी, बहुत हुआ। हमें इस घर में आए हुए महज 1-1.5 महीना हुआ होगा, लेकिन इतने में हमें पता चल गया कि आप सब लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करते हो। वो इतने अच्छे दिल की हैं, सिर्फ गरीब हैं, तो इसलिए आप लोगों ने उन्हें अंडरस्टिमेट कर दिया है। आपको फाइल पहुंचाने के लिए जेठ जी वो नंगे पांव ठंड में दौड़ गई। पापा जी जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वो वैसा ही करती हैं, वही खाना बनाती है। और माँ जी आपकी तो कितनी बार मालिश की उन्होंने। और पल्लवी तुम्हारे लिए तो ड्रेस भी बनाई थी अभी 2 दिन पहले। और हमें तो माँ की तरह प्यार करती है, ठंड में खाना बनाती है, सब कुछ करती है, फिर भी आपको कदर नहीं है। सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं मना सकते? हाँ माँ जी, पापा जी, क्या दीदी को हक नहीं है बाकियों की तरह जीने का? कुछ ही देर में 12 बजने वाले, उन्हें सरप्राइज देना है। आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं। और इसमें हम आप चारों के साथ हैं। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मैं भी पता नहीं क्यों सावित्री की बात सुनी, अमीर गरीब में फर्क किया, जबकि राधा बहू बहुत अच्छी है। मैं उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा। थैंक यू सुरभि भाभी, आरुषि भाभी, आप चारों ने हम सबकी आंखें खोल दी। माँ आपको भी बदलना चाहिए। तुम सब बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी राधा बहू का जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगी। कहाँ है वो?
माँ जी मेरे कमरे में है, मैं उन्हें लेकर आऊंगी, जब तक आपका कमरा रेडी कर देना। क्यारा राधा को उठाने जाती है, इतने में बाकी घरवाले जल्दी से उसका बेडरूम बलून, फूल और कैंडल से, परफ्यूम से अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। जैसे ही राधा कमरे में आती है, पार्टी प्रॉपर ब्लास्ट होता है और सब जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राधा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा जन्मदिन सब मना रहे हैं, सब। ऐसा कैसे हो सकता? मैं जा रही हूँ। राधा को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो जैसे ही जाती है, ससुराल वाले कान पकड़कर खड़े हो जाते हैं। माफ कर दे बहू, मैंने तुझे सबसे ज्यादा सताया और तेरा जन्मदिन भी नहीं मनाने दिया, लेकिन आज बहुत जोर जोर से तेरा जन्मदिन मनाऊंगी। मैंने जो अमीर गरीब में फर्क किया है उसके लिए भी मुझे माफ कर दे। पति होने के नाते मैं भी बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ करना राधा, प्लीज। एक नई शुरुआत करते हैं ना। मेरी तरफ से भी कान पकड़कर सॉरी भाभी। भाभी आज आपका नहीं हमारा जन्मदिन है, क्योंकि आज आपने जन्म लिया था इस घर को संभालने के लिए। ये सुनकर राधा फूट फूट कर रो पड़ी। चारों देवरानियों ने उसे गले लगा लिया। दीदी अब सब कुछ ठीक हो चुका है, हम सब आपका दिवाली की तरह जन्मदिन मनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैंने सबको माफ किया, सब कुछ भूल कर मैं नई यादें बनाना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं तुम चारों अमीर बड़े दिल वाली देवरानियों का कितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। चलो दीदी जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तब राधा प्रिंसेस जैसी सुंदर बनकर आती है, जहां बड़े शानदार तरीके से चारों देवरानी ससुराल में पहली बार उसका जन्मदिन अच्छे से मनाती हैं। खूब डांस पार्टी होती है और राधा अपनी जिंदगी में खुश रहती है। दोस्तों, रिश्तों की अमीरी पैसों से नहीं दिल के व्यवहार से होती है, और चारों देवरानियों ने राधा को प्यार देकर अमीर बना दिया था।